वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 101। प्लीज रोक लीजिए उन्हें, वरना वो हमेशा के लिए ये शहर ये देश छोड़कर चले जाएंगे। चग प्लीज भाभी, उन्हें रोक लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। प्लीज आप मेरी गलती की सजा मेरे भाई को मत दीजिए। मगर रावी टस से मज नहीं हुई। उसने अपने दोनों हाथों से अपने गाल पर लुकाए आंसुओं को साफ किया और तुषार से बोली, सुन ली मैंने तुम्हारी बात, अब तुम मुझे वापस छोड़कर आओ। तुषार की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। वो उठा और रावी से बोला, क्या सच जानने के बाद भी आप भाई को माफ नहीं करेगी? रावी ने कुछ नहीं कहा, वो शून्य में निहारती रही। फिर धीरे से बोली, मुझे वापस जाना है। तुषार दरवाजे तक गया और पलटकर रावी से बोला, रावी जी, मैं नहीं जानता ये सही है या गलत, मगर या तो आप मेरे भाई को माफ करके उनके साथ खुश रहिए या इस विला में कैद रहिए। चॉइसेस और उसने दरवाजा बंद कर दिया। रावी दौड़कर गेट के पास आई, मगर तब तक गेट बंद हो चुका था। वो जोर जोर से गेट पिटने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, खोलो खोलो गेट खोलो, चिल्लाने लगी। रावी ने अपना सर पकड़ लिया और रूम में चारों तरफ घूमकर नजर मारने लगी। तभी उसकी नजर सोफे पर पड़े तुषार के फोन पर गई। लकीली उसका लॉक भी खुला था। रावी ने जल्दी से फोन उठाया और नंबर डायल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर सागर की फ्लाइट का टाइम हो गया था। वो वेटिंग एरिया में बैठकर अपना फोन स्क्रॉल करते हुए रावी की पिक्स देखते हुए सॉन्ग सुन रहा था। तभी फ्लाइट टेक ऑफ की अनाउंसमेंट हुई। सागर उठा और भारी कदमों से अंदर की तरफ जाने लगा। सागर ने एक नज़र बाहर की तरफ देखा कि शायद दोबारा कभी वो यहाँ नहीं आ पाएगा। उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे रावी की पिक को होंठों से छूकर बोला, बाय लव बाय फॉरएवर रवि। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद रावी की मुस्कुराती तस्वीर पर गिरी। सागर अपना फोन स्विच ऑफ करने ही वाला था कि उसके फोन पर चिकू कॉलिंग फ्लैश होने लगा। उसने कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से रावी की डरी हुई सी आवाज आई। सागर और रावी रोने लगी। रोते हुए रावी दीवार से सटकर नीचे बैठ गई। सागर ने अपने कान से फोन हटाकर नंबर चेक किया। फोन चिकू के नंबर से ही था। सागर का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो जानता था कि तुषार कितना सनकी है। वो कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। सागर को लगा कि कहीं तुषार ने पावी को कोई नुकसान न पहुंचाया हो। सागर बिना वक्त गंवाए पलटा और बाहर निकल गया। उसने रावी ले कहा, तुम रो क्यों रही हो और चिकू का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है रावी, बोलो ना। रावी बस जोर जोर से रोने लगी। सागर की आवाज़ सुनकर उसे एक सुकून मिल रहा। उसे तुषार की कई बातें याद आने लगी कि सागर ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। उसे याद आने लगा कि सागर उससे किस तरह मिन्नतें कर रहा था और रावी कितनी बुरी तरह उससे पेश आती थी। दूसरी तरफ सागर अब तक बाहर आ चुका था। उसने कैब ली और रावी से बोला, तुम इस वक्त कहाँ हो? रावी कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। सागर रावी के लिए परेशान होने लगा। उसने गहरी सांस ली और रावी से बोला, रावी चिकू को फोन दो, वो यहाँ नहीं है, उसने मुझे रूम में बंद कर दिया। सागर, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, रावी ने सुबकते हुए कहा। लिसन रावी, पहले तो तुम चुप हो जाओ। इस तरह रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। तुम बस ये बताओ हो कहाँ तुम? सागर ने रावी से पूछा। मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, बस चिकू ने कहा कि ये जो विला है ये तुमने मेरे लिए खरीदा था। सागर समझ गया कि रावी किस जगह है। उसने कैब वाले को एड्रेस बताया और रावी को समझाने लगा, तुम टेंशन मत लो, मैं बस 5 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं, तुम रोना बंद करो, बेबी के लिए ठीक नहीं है। रावी तब तक सागर विला के गेट तक पहुंच चुका था।
सॉरी भाभी, मैं ये करना नहीं चाहता था, मगर मैं भाई को ऐसे जाने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मैं जानता हूँ कि आप भी भाई से प्यार करते हो लेकिन नाराज हो, मगर अब फ़ोन देखकर आप भाई को ही कॉल करेंगी। तुषार रावी के गेट के बाहर खड़ा खुद से बोला। सागर ने कैब रोकवी, पैसे दिए और गुस्से में तमतमाता अनाया। तुषार ने कैब रुकने की आवाज़ सुनी तो रावी के रूम का गेट खोल दिया और साइड होकर खड़ा हो गया। रावी ने गेट खुला देखा तो जल्दी से दौड़कर बाहर आ गई। रावी की प्रेगनेंसी को ध्यान में रखकर सागर ने उसके लिए नीचे का रूम ही रेडी करवाया था। रावी दौड़ते हुए बाहर आई। सागर ने रावी को हड़बड़ाहट में बाहर आते देखा तो उसे हाथ दिखाकर रुकने का इशारा करते हुए बोला, डोंट रन। रावी आराम से। रावी भागते हुए सागर के पास आई और उसके गले में बाहें डालकर उससे लिपट कर उसे कसकर गले लगा लिया। सागर रावी की पीठ सहलाने लगा। रावी उसके गर्दन में चेहरा छुपाकर सुबकती रही। रावी चुप हो जाओ, मैं आ गया हूँ ना, सागर ने उसी तरह रावी को सहलाते हुए कहा। एपिसोड 102। रावी बहुत देर तक सागर के सीने से लगी सुबकती रही। सागर की शर्ट रावी के आंसुओं से भीग गई और सागर उसे सहलाता रहा। सागर की नज़र तुषार पर पड़ी जो दीवार से टेक लगाए हाथ बांधे खड़ा था। सागर ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। तुषार ने सागर को विनिंग स्माइल देकर फ्लाइंग किस दिया और थम्स अप दिखाकर खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। आई एम सॉरी चिकू की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, सागर ने रावी से कहा। तब रावी को रियलाइज हुआ कि उसके आंसुओं से सागर की शर्ट भीग रही है। रावी उसे छोड़कर पीछे होकर खड़ी हो गई। रावी को हल्के चक्कर आ रहे थे, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आज का दिन उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। सागर को छूते ही रावी लखदाने लगी। मचच संभाल कर गिर जाओगी। सागर ने दोबारा रावी की बांह को पकड़कर रावी को हल्की डांट लगाई और रावी को गोद में उठा लिया और उसे रूम में ले जाकर बेड बैठाने लगा। रावी ने कसकर सागर की कॉलर अपनी मुट्ठियों में भर ली और अपनी आंसुओं से डबडबी आंखों सागर की आंखों में देखकर अपने होंठ अंदर की तरफ भींच लिए और नामे गर्दन हिलाने लगी। सागर वैसे ही उसे अपने सीने से लगाए बेड पर बैठ गया और रावी के बालों में उंगलियां चलाने लगा। रावी सागर की गोद में किसी बच्चे की तरह उसकी कॉलर पकड़कर सो गई। उसने रावी का माथा चूमा और प्यार से उसे निहारने लगा। वेन्यू पर अब लगभग सारे ही लोग जा चुके थे, कुछ करीबी रिश्तेदार और हॉस्पिटल स्टाफ। सब लोग आपस में बातें करने में व्यस्त थे। अब तक किसी ने इस तरफ गौर ही नहीं किया कि रावी 2 घंटों से गायब है। सरला जी को रावी से कुछ काम था तो वो रावी को खोजने लगी। उन्होंने सबसे पूछना शुरू कर दिया। कनक भी बहुत देर से रावी से बात करने के लिए उसे देख रही थी, मगर उसे रावी दिख नहीं रही थी। कनक जब भी रावी को ढूंढने के लिए उठती, डॉक्टर साहब उसका हाथ पकड़कर बैठा लेते और खुद बातों में बिजी हो जाते। वहीं रूबी अपना दाव चल चुकी थी, उसे इंतजार था तो बस अपने प्लान के पूरे होने का। सरला जी रावी को कॉल करके लगी, उसका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था। सरला जी को टेंशन होने लगी। उन्होंने आलोक जी को बताया। आलोक जी ने भी सरला जी को ये कह दिया कि शायद घर चली गई होगी, मगर माँ का मन कहाँ मानता है। उन्होंने डॉक्टर साहब के पास जाकर इनसे कहा कि रावी मिल नहीं रही। डॉक्टर साहब ने पता करवाया तो पता चला कि रावी घर पर भी नहीं है। सारे गेस्ट भी अब जा चुके थे, बस कपिल धानी, रागिनी जी और डॉक्टर साहब का परिवार ही था। डॉक्टर साहब ने कपिल से कहा कि वो रावी का नंबर ट्रेस करवाएं। कपिल ने वैसा ही किया। कपिल ने डॉक्टर साहब को हैरान होकर कहा कि रावी की करंट लोकेशन तो लखनऊ सबसे पॉश एरिया महानगर की है, मगर सोचने वाली बात यह है कि रावी वहां क्या करने गई और वो भी किसी को बिना बताए इतनी रात में। डॉक्टर साहब और कनक डॉक्टर साहब की गाड़ी से उस जगह गए जहां की लोकेशन कपिल ने बताई थी। पीछे से कपिल भी पूरे परिवार के साथ वहां के लिए निकल गया।
डॉक्टर साहब जब विला के बाहर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोकने लगा, लेकिन डॉक्टर साहब इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उस गार्ड पर हाथ उठा दिया। थोड़ी देर की हाथापाई में ही वो गार्ड ढेर हो गया। तब तक सब लोग आ चुके थे। डॉक्टर साहब और सभी लोग सीधे विला के अंदर घुस गए क्योंकि गेट खुला हुआ ही था। अंदर का नज़ारा देखकर सब हैरान रह गए। सागर पैर लंबे करके बेड के सहारे सिर टिकाए सोया था और रावी सागर के सीने पर सर रखे हुए थी। दोनों बहुत ही सुकून से एक दूसरे की बाहों में दुनिया से बेखबर सोए थे। डॉक्टर साहब जोर से चिल्लाए, रावी ई। उनकी आवाज़ सुनकर रावी हड़बड़ाकर उठ गईं। सरला जी आगे आई और तड़ाक से एक जोरदार थप्पड़ रावी को रसीद कर दिया और रोते हुए कहने लगी, नालायक, ये सिला दिया चुने हमारी परवरिश का। कनक ने जल्दी से रावी को अपने पीछे कर लिया और रागिनी जी और धानी ने सरला जी को पकड़ा, लेकिन सरला जी ने अपना हाथ छुड़ाकर दोबारा उसे दूसरे गाल पर थप्पड़ मारने ही वाली थी कि सागर बीच में आ गया और वो थप्पड़ सागर को लग गया। सागर हाथ जोड़कर सरला जी से बोला, आंटी आप मेरी माँ समान है, इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, मगर मेरी गुजारिश है कि आप रावी पर हाथ ना उठाएं, मैं ये नहीं देख सकता वरना। डॉक्टर साहब ने झपटते हुए सागर की कॉलर पकड़ ली और एक पंच मारकर बोले, वरना क्या करेगा बे तू? हाँ बोल, क्या कर लेगा? यू बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? सागर को तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। पहले ही इतने दिन बाद तो बेचारे को चैन की नींद आई थी, उसमें भी उसके साले साहब आ गए कबाब में हड्डी बनने, वो भी पूरी पलटन के साथ। सागर ने अपना सर झटका और शांति से बोला, देखिए आप सब गलत समझ रहे हैं। मैं और रावी। सागर ने एक नज़र रावी को देखा जो कनक का हाथ थौमे कोने में डरी सहमी सी खड़ी थी। ऐसा होता है अक्सर जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं जहां हमें नहीं पता होता है कि हम क्या करें। जिंदगी में कभी ना कभी ये सिचुएशन सबके सामने आती ही है। वहीं रावी के साथ भी हो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। बोले तो टोटली कंफ्यूज सागर के बारे में सबको क्या बताए जो सागर ने उसके साथ गलत किया, या वो सागर से बहुत प्यार करती है ये बताए। रावी इसी असमंजस में फंसी पड़ी थी। सागर ने जब रावी का कंफ्यूजन भरा चेहरा देखा तो कहते कहते चुप हो गया। सागर मन में खुद से बोला, जब तक रावी सबको सच नहीं बताएगी मैं भी चुप रहूंगा। डॉक्टर साहब सागर के पेट में लात मारकर बोले, रुक क्यों गया, आगे बोल तू और रावी क्या बोल, मुंह में दही जम गया है क्या? डॉक्टर साहब ने इतनी जोरदार किक मारी कि सागर सीधे जमीन पर जा गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। सब लोग बस बुत बने देख रहे थे क्योंकि डॉक्टर साहब का गुस्सा सब जानते थे। जो सामने आता बेचारा खुद भी पिट जाता, जैसे गेहूं के साथ घून पिस जाता है। डॉक्टर साहब ने कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उनकी नज़र कमरे में लगी रावी की तस्वीरों पर गई। उन्होंने उसे नज़रअंदाज करते हुए पर्दे की पाइप खींच ली जिससे रावी की तस्वीर गिरने ही वाली थी, मगर सागर ने उसे कैच कर लिया। डॉक्टर साहब ने आव देखा ना ताव उस पाइप से सागर को पिटना शुरू कर दिया। अब रावी से देखा नहीं गया और वो सागर के सामने खड़ी हो गई। अब तक मार खा खाकर सागर की हालत खराब हो गई थी, उसे कई जगह चोट आई थी और खून भी निकल रहा था। रावी सागर को अपने पीछे करती हुई बोली, बस करिए भाई, उसे जान से मार देंगे क्या, एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। हट जा रावी सामने से, वरना तू जानती है आज तो मैं इसकी जान ही ले लूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे हाथ लगाने की, मुझे पता है इसने ही तुझे बहलाया फुसलाया होगा। बहुत भोली है तू जो इसकी बातों में आ गई। नहीं भाई, ना ही तो मैं इतनी भोली हूँ और ना ही बच्ची हूँ जो इतनी आसानी से किसी की बातों में आ जाऊँ। इन सब में जितनी गलती सागर की है उतनी ही गुनहगार मैं भी हूँ।
सागर और मैं एक दूसरों से प्यार करते हैं। रावी ने सागर की हथेलियां कसकर पककर कहा, हम शादी करना चाहते हैं क्योंकि बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, और इतना ही नहीं, मैं सागर के बच्चे की मां बनने वाली हूं। रावी का इतना कहना ही था कि डॉक्टर साहब के हाथ से पाइप छूटकर नीचे गिर गया। पूरे कमर में खनन की आवाज के साथ एक शांति पसर गई। अब क्या होगा? रावी ने सबके सामने अपना प्यार एडमिट कर तो लिया, मगर देखते हैं क्या होता है। एपिसोड 103। ताक। सरला जी ने रावी को थप्पड़ मारकर उसे सागर से अलग करके झकझोर कर कहा, बेशर्म बेहिया, ये सब करने से पहले अपने पापा की इज्जत का ख्याल नहीं आया तुझे? और तो और जबान लड़ा रही है अपने भाई से। अरे तेरी जैसी बेटी से तो मेरी कोई बेटी नहीं होती तो अच्छा होता। रावी गर्दन झुकाए सब कुछ सुनती कहीं। सागर कुछ कहना चाहता था मगर रावी ने उसे रोक दिया और बोली, मॉम डैड मैं सागर से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर शादी के बाद मैं प्रेग्नेंट होती तब तो आप सब खुशी खुशी सब एक्सेप्ट करते, तो फिर अभी क्यों नहीं? आज क्यों आप सब मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे? मैं सागर के बिना नहीं रह सकती, रावी ने चिल्लाकर कहा। डॉक्टर साहब जो इतनी देर से रावी की बातें सुनी रहे थे, उन्होंने कहा, ठीक है हम इस बच्चों को अपना लेंगे, मगर तुझे आज ये फैसला करना होगा कि तुझे प्यार चाहिए या परिवार। तुझे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। रावी डॉक्टर साहब की बातें सुनकर हैरान सी पत्थराई आंखों से उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू जरूर गिर रहे हों मगर आवाज नहीं निकल नहीं थी। लेकिन डॉक्टर साहब की बातें सुनकर सागर ने रावी का हाथ छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हो गया और बोला, अगर ऐसी बात है तो रावी किसी को चुनेगी तो अपने परिवार को ही चुनेगी, क्योंकि परिवार के बिना जीना क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपने माँ पापा के बिना जीना कितना मुश्किल होता है ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। जो दर्द मैंने सहा है मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो कोई और सहे। मेरी वजह से रावी अपने परिवार से दूर हो। अगर रावी मेरी जान है तो आप सब उसकी जान है। इंसान प्यार के बिना रह सकता है, परिवार के बिना नहीं, क्योंकि प्यार आपको छोड़ सकता है मगर परिवार नहीं। और आप सब मेरे बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हैं। मेरे लिए काफ़ी है। ये सब कहते वक्त लगातार सागर की आंखों से आंसू गिर रहे थे। सागर ने हाथ जोड़कर कहा, मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रावी का और मेरे बेबी का ख्याल रखना, और हो सके तो रावी को इन सब के लिए ब्लेम मत करना। कहते ही सागर पलटा और कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि आलोक जी, जो तब से खामोश खड़े थे, उन्होंने कहा, रुको सागर। उनकी आवाज़ सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगे। आलोक जी सागर के सामने आकर खड़े होकर बोले, तुम कितना प्यार करते हो मेरी बेटी से। पता नहीं, जिस तरह कोई ये नहीं बता सकता कि आसमान में कितने तारे हैं, समुंदर में कितना पानी है, उसी तरह मैं ये नहीं बता सकता कि मैं रावी से कितना प्यार करता हूँ। सागर ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। आलोक जी थोड़ा मुस्कुराए। तभी डॉक्टर साहब बोले, डैड आप भी इससे क्या बातें करने में लग गए? आलोक जी ने उन्हें हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। फिर सागर की तरफ रुख करके बोले, क्या कर सकते हो रावी के लिए? कुछ भी कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ, सागर ने उसी कॉन्फिडेंस के साथ कहा। दे दो, आलोक जी ने 2 टुक जवाब में बात खत्म की। हर कोई उन्हें हैरानी से देखने लगा। नो डैड, रावी धीरे से बुदबुदाई और सागर से बोली, नहीं सागर, तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। प्लीज चले जाओ, तुम जा रहे थे ना, तो जाओ जाओ तुम यहाँ से, रावी ने सागर का हाथ पकड़कर कहा। सागर ने प्यार से रावी के गाल पर हाथ रखा और सबके सामने उसका माथा चुमकार बोला, तुम्हारे बिना वैसे भी मैं जिंदा लाश हूँ रावी, तुम्हारे बिना जीने से बेहतर तुम्हारे लिए मर जाना होगा, कहकर साहब हल्का मुस्कुराया। रावी बस रोए जा रही थी। डॉक्टर साहब भी आंखें फाड़े आलोक जी को देखने लगे।
लेकिन सागर के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने कहा ठीक है। सागर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आलोक जी ने बाहर खड़े गार्ड से गन ली और सागर के तरफ बढ़ा दी। डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब ने हालात को देखते हुए कहा। जरूरत है बेटा, आलोक जी ने अपनी एक भान चढ़ाकर कहा। तभी सागर बोला, सर मैंने सुना है मरने वाले की 3 विश पूरी की जाती हैं, क्या आप मेरी एक विश पूरी कर सकते हैं? सागर ने गन लेकर लोड की और आलोक जी से बोला, हाँ कहो ना, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर पूरी करूँगा। आलोक जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा होने वाला बच्चा हमेशा मेरे नाम से जाना जाए, वो मेरा टाइटल यूज़ करे। मेरा और रावी का बच्चा जब इस दुनिया में आए तो उसे ये पता है कि वो मेरा बच्चा है। इस ख्याल से ही सागर के चेहरे पर जो मुस्कुराहट और जो सुकून था वो हर कोई देख पा रहा था। मंजूर है, आलोक जी ने कहा और रावी का हाथ पकड़कर उसे सागर से दूर कर दिया। सागर ने मुस्कुराकर रावी को देखा और गन अपने फोरहेड पर पॉइंट करके रावी से बोला, आई एम सॉरी रावी, बट लिटरली आई लव यू सो मच। कहते ही सागर ने ट्रिगर दबा दिया। टकैक, रावी जोर से चिल्ली सागर और सब ने अपनी आंखें बंद कस कर ली। आलोक जी रावी का हाथ छोड़ हाथ बांधे खड़े मुस्कुरा रहे थे। सागर सिन्हा, जितना सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा बहादुर निकले, कहकर आलोक जी ने अपनी मुट्ठी खोल दी। मुट्ठी खुलते ही सारी बुलेट्स खन खन करके नीचे गिर गईं। सब लोग ये देखकर हैरत में पड़ गए कि गन में बुलेट्स ही नहीं थीं। आलोक जी केवल सागर का टेस्ट ले रहे थे। एक पल को तो डॉक्टर साहब का दिल भी धक से रह गया। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई कि वो सागर को जैसा समझ रहे हों वो वैसा नहीं है, बल्कि वो रावी से इतना प्यार करता है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर साहब आलोक जी से बोले, डैड ये सब? आलोक जी मुस्कुराकर बोले, बस आप सबको बताना था कि क्या सही है क्या गलत। रावी आलोक जी के सीने से लगकर रोने लगी। आलोक जी रावी के सिर पर हाथ रखकर बोले, बस बेटा, तुम्हारे डैड कभी भी तुम्हारे लिए सागर जैसा लड़का नहीं खोज पाते। मुझे खुशी है कि तुमने सागर जैसा लड़का अपने लिए चुना। हम लोग कल ही पंडित जी से मुहूर्त निकलना लेंगे तुम दोनों की शादी का। क्यों सरला जी, ठीक कहा ना मैंने? सरला जी ने बस गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। एपिसोड 104। सागर ने आगे आकर सरला जी, रागिनी और आलोक जी के पैर छुए और आलोक जी के आगे हाथ जोड़कर बोला, सर प्लीज आप सब बैठिए, मैं चाय कॉफी मंगवाता हूँ। आलोक जी ने सागर का हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटा, इन सब की जरूरत नहीं है। और एक बात, तुम मुझे सर पर कहकर पराया कर रहे हो। डैड बोलो जैसे रावी कहती हैं। आलोक जी ने सागर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, और वैसे भी अब तो तुम दामाद बनने वाले हो मेहरा परिवार के। सब खुश थे और अपने अपने घर की तरफ चल दिए। कपिल और धानी जब घर पहुंचे तो रात के 12:30 बज चुके थे। दोनों ही थके हुए थे। धानी आईने के सामने खड़े होकर अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। उसे अपना नेकलेस उतारने में दिक्कत हो रही थी। तभी कपिल ने उसका नेकलेस निकालकर मिरर के सामने रख दिया और धानी की कमर पर अपनी बाहें लपेटकर गहरी सांस लेते हुए बोला, एक दिन में कितना कुछ बदल गया ना। सौरभ कनक की सगाई, रावी सागर एक हो गए। मुझे तुम मिल गई, सब कुछ परफेक्ट। कपिल ने धानी की गर्दन पर किस करते हुए कहा और उसके ईयर लोब को बाइट कर लिया। धानी ने अपनी चुड़िया नीचे रखी जो वो उतार रही थी और कपिल के हाथ पर हाथ रखकर उसकी हथेलियों के ऊपर से उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर बोली, हम, और अपना चेहरा कपिल की तरफ करके उसके गाल पर किस कर देती है। फिर कपिल से बोली, अच्छा क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, आप सच सच बताएंगे? कपिल ने धानी को वैसे ही पका कर कहा, हाँ पूछो ना, मैं सच ही कहूँगा। आज जो सिचुएशन सागर के सामने थी, अगर वो कभी आपके सामने आ गई तो आप क्या करते? धानी पलटकर कपिल के गले में बाहें डालकर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछती हैं। कपिल ने मुस्कुराकर धानी के नाक पर अपनी उंगली से टिप किया और बोला, इसमें सोचना क्या है,
मैं भाग जाता क्योंकि प्यार करके शादी के लिए दूसरी लड़की मिल जाती। एक लड़की के लिए मरकर अपनी जवानी थोड़ी वेस्ट करता मैं, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, कपिल ने मजाकिया लहजे में कहा और ठहाके मारकर हंसने लगा। मगर धानी को उसकी यह बात बुरी लग गई। वो कपिल से अलग हुई और अलमारी से टॉवल लेकर बाथरूम में चली गई। उसने इतनी जल्दी ये सब किया कि कपिल को कुछ समझ ही नहीं आया। उसे लगा शायद धानी थक गई हैं और उसको नींद आ रही होगी, इसलिए वो नहाने चली गई ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए। उसने भी अपना टॉवल लिया और दूसरे बाथरूम में नहाने चला गया और धानी बाथरूम में जाकर रोने लगी। उसे कपिल की बातें सुई की तरह दिल में चुभ रही थीं। हालांकि कपिल ने मजाक में वो सब कहा था, मगर होता है ना कई बार जब हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा जवाब ना मिले तो हमें बस बेवजह गुस्सा आ ही जाता है। वही धानी के साथ हो रहा था। धानी बहुत देर तक शावर के नीचे खड़े होकर रोती रही, पता नहीं क्यों, मगर कपिल का ये कहना कि वो किसी लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता धानी को खटक रहा था। कपिल नहाकर आया तो उसने देखा कि धानी बहुत देर से बाथरूम से बाहर नहीं निकली, तो उसे चिंता होने लगी। वो बिना सोचे समझे बाथरूम में घुस गया। धानी के बदन पर उस वक्त एक भी कपड़ा नहीं था। कपिल जल्दी से धानी की तरफ पिट करके बोला, ओह सॉरी, फिर खुद से ही सोच में पड़ गया, मैं क्यों पलटकर खड़े रहूं, अपनी बीवी को बिना कपड़ों के देखना कोई पाप थोड़ी है। कपिल की आवाज़ सुनकर धानी जल्दी से शॉवर बंद करके टॉवल से खुद को कवर कर लेती हैं और कहती हैं, आपको शर्म नहीं आती, ऐसे कैसे आप बाथरूम में घुस सकते हैं, वो भी तब जब आपको पता है कि मैं बाथरूम में हूँ। किसी को नहाते हुए देखना आपको शोभा नहीं देता। कपिल एकदम से घूमकर खड़ा हो जाता है और धानी से कहता है, तुम्हें गेट लॉक करना चाहिए था, मेरी जगह कोई और भी आ सकता था, और वैसे भी मेरा कमरा, मेरा बाथरूम और मेरी। कपिल ने इतना ही कहा था कि धानी का गुस्सा फूट पड़ा। वो गुस्से में हाथ बांधकर बोली, ओ सॉरी कपिल जी। धानी ने गुस्से में कपिल को लकी जी भी नहीं कहा। उसे कपिल की बस वही कहना बुरा लगा तो वो भी गुस्से में उसे कुछ भी कहने लगी। मैं तो भूल ही गई थी कि ये सब आपका है, आपका कमरा, आपका बाथरूम, आपका घर, मेरा तो कुछ नहीं है। कपिल भौंए सिकोड़कर धानी को देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि धानी इतना हाइपर क्यों हो रही हैं। उसने मौके की नजाकत को समझते हुए कहा, ओ मेरा बच्चा नाराज हो गया। धानी ने कपिल का चेहरा देखा जिस पर दिलकश स्माइल थी। अरे यार बाबू, तुम तो बुरा मान गई, मैं बस मजाक कर रहा था, कहकर कपिल ने धानी को हग कर लिया और उसके सिर पर किस करके बोला, मेरा वो मतलब नहीं था सच में। देखो मैं तुम्हारा पति हूँ तो जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है, और रही बात नहाते हुए देखने की तो तुम मुझे नहाते देख लो, कपिल ने कहा और शॉवर ऑन करके अपना बाथरोब हटा दिया। कपिल की इस बचकानी हरकत पर धानी को हंसी आ गई। उसने जल्दी से टॉवल खोलकर कपिल को खुद के ही टॉवल में लपेट लिया, जिससे उन दोनों की बॉडी आपस में टच होने लगी थी। शॉवर के नीचे खड़े दोनों भीगने लगे। धानी को अब ठंड लग रही थी क्योंकि वो पहले ही काफ़ी देर से पानी में भीग रही थी, मगर कपिल की हालत तो उसके बिल्कुल उल्टा थी। उसकी बॉडी गर्म होने लगी। धानी के टच से उसे अपनी बॉडी में हलचल महसूस होने लगी। कपिल धानी के करीब आया। उसने धानी की गर्दन पर हाथ रखकर उसके कांपते होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे सॉफ्ट किस करने लगा। धानी की आंखें अपने आप बंद हो गईं। कपिल धानी को डिपली किस करने लगा। किस करते करते उसने धीरे धीरे उसकी चेस्ट दबाना शुरू किया। धानी उसकी हर मूवमेंट से एक्साइटेड होने लगी और एक्साइटमेंट में कब उसके हाथ से टॉवल छुटकर नीचे गिरा उसे पता ही नहीं चला। कपिल ने धानी को पलटकर उसकी चेस्ट दीवार से सटा दी और उसकी पीठ पर बेतहाशा चूमते हुए बाइट करने लगा। धानी की सिसकियां निकलने लगी। कपिल ने शॉवर बंद कर दिया और धानी को अपनी तरफ घुमा लिया। दोनों की ही सांसें बहुत तेज चल रही थी। धानी का चेहरा बुरी तरह लाल हो गया था। धानी ने कपिल के चेहरे की तरफ देखा जो ललचाई नजरों से धानी को ही घूर रहा था।
कपिल ने अपने दोनों हाथों से धानी का चेहरा पकड़कर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। धानी भी कपिल का पूरा साथ दे रही थी। कपिल उसकी गर्दन, कॉलर बोन, चेस्ट को पैशनेटली किस करने लगा। कपिल ने अब पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया। उसने धानी को थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी टांगों को अपनी कमर पर लपेट लिया और वैसे ही उसे बाहर बेड तक लेकर आया। धानी ने शर्म से अपनी आंखें ही नहीं खोली। सुबह की हल्की किरणें उगने तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे। सुबह के 4 बजे कपिल ने धानी को छोड़ा। उसने धानी के फोरहेड पर किस किया और धानी के सीने से लगकर कसकर उससे चिपक गया और आंखें बंद कर लीं। एपिसोड 105। उसी वक्त मेहरा मेंशन में सरला जी ने रागिनी जी और कनक को भी मेहरा मेंशन में ही रोक लिया। कनक आज रावी के कमरे में सोने के लिए चली गई। कनक रावी के कमरे में बैठी रावी को अपनी आंखें छोटी करके देख रही थी, या कह सकते हैं घूर रही थी, और रावी सीधे साधे बच्चे की तरह अपनी गर्दन झुकाकर बैठे रही। उस रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस छाया हुआ था। रावी बहुत धीरे से बोली, सॉरी कनक, मैं बस तुम्हें बताने रावी कह ही रही थी कि। कनक ने कहा, बस रावी, और कितना झूठ बोलोगी तुम, हमें लगता था कि तुम हम पर भरोसा करती हो, लेकिन नहीं, शायद तुम हमें भरोसे के लायक ही नहीं समझती, तभी तो अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ तुमने हमसे छुपाई। नहीं कनक, ऐसी बात नहीं है, रावी बोली। तो फिर कैसी बात है रावी, बोलो कैसी बात है। हन, और तुम बिना किसी को बताए इतनी रात को सागर भाई के घर चली गईं। सोचो अगर कुछ हो जाता तो। कनक ने फिक्रमंद होकर कहा, मैं गई थोड़ी थी, वो तो सागर का भाई मुझे किडनैप करके ले गया था। रावी बेख्याली में सच बोल गई, फिर ध्यान आते ही अपनी जीभ दांतों में दबाकर बोली। अपनी आंखें बंद कर ली। कनक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हाँ, और क्या क्या बातें हैं जो तुमने हमें अभी तक नहीं बताई। हम रावी, तुम्हें हमारी कसम है, हमें सब कुछ सच सच शुरू से बताओ। रावी ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया और हर एक बात कनक को बता दी। कनक आवाक सी आंखों में आंसू लिए रावी को देखती रही, फिर बमुश्किल बोली, इतना कुछ हो गया, तुमने अकेले ही इतना कुछ सहा और हमें भनक तक नहीं होने दी, और हम भी अपनी दुनिया में इतना खो गए कि तुम्हारी तकलीफ देख नहीं पाए। तुम तो हमारी सबसे करीब दोस्त हो, हम कैसे ये नहीं समझ पाए कि तुम कितनों दर्द में हो। कनक अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी। रावी अपनी जगह से उठी और कनक के पास आकर उसके गले में बाहें डालकर खड़ी होकर कहती हैं, ओहो कनक यारा, तू ना अपने ये टैसुए बहाना बंद कर, तेरी आंखों में टंकी वनकी फिक्स है क्या। वैसे सॉरी तो मैं भी हूँ, पर अब आगे से मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। यहाँ तक कि अगर सागर मुझे किस भी करेगा तो वो भी नहीं। और वो रावी आगे कुछ बोलती उसके पहले ही कनक ने रावी के मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस बस रावी, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तुम हमें दुखी तो होने नहीं देती, अब ना हमें नाराज भी मत रहने दिया करो, इसलिए तो तुम हमारे लिए इतनी खास हो, तुम्हारे भाई से भी ज्यादा। आई लव यू सो मच, कनक ने रावी के गाल खींचकर कहा। तो रावी नाटकीय अंदाज में अपना माथा पीटकर बोली, हाय हाय कनक, मरवाऊंगी क्या, मेरे जल्लाद भाई ने सुन लिया तो फांसी लगा देंगे मुझे। अरे रे रे, मेरे नहीं तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे पर तरस खा लूं, और अपने ये अनमोल शब्द मेरे भाई के लिए ही बचा कर रखो। कनक मुंह फुलाकर अपनी आंखों के कोनों से रावी को देखने लगी और 1 मिनट चुप रहने के बाद दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा तो वुड बी मम्मा, अब तुम भी आराम करो, ऐसी हालत में ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, वरना हमारा भाई भी जल्लाद से कम नहीं है। अरे यार कनक, अब तू मत शुरू हो जा यार, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। रावी वापस अपनी जगह पर बैठकर बोली, हाँ तो भी चलो सो जाओ, हम भी थक गए हैं, तो चलो सो जाओ, हमें भी नींद आ रही है, कहकर कनक बेड पर लेट जाती हैं। रावी भी कनक के पास उसकी पेट पर हाथ रखकर सो जाती हैं। कुछ ही देर में दोनों को नींद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर साहब छत पर अपने दोनों हाथ सिर के नीचे लगाकर फ्लोर पर लेटकर एकटक आसमान को देखते हुए आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहे थे। उनकी आंखों में नमी थी।
नीचे कमरे में कनक बेचैनी से बेड पर करवटें बदल रही थी मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। कनक ने रावी को देखा जो सुकून से मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। कनक ने सोचा कि उसके इस तरह करवटें बदलने से कहीं रावी की नींद भी ना खुल जाए। इसलिए कनक धीरे से उठी और रूम से बाहर आकर देखती है तो सब लोग अपने अपने कमरों में सो चुके थे। कनक नीचे किचन में जाकर पानी पीती है और हॉल में थोड़ी देर टहलने के बाद कनक वापस रूम आ जाती है मगर फिर भी उसकी बेचैनी कम नहीं होती। अब कनक उठी और सीधे टेरेस पर चली गई। एपिसोड 106। कनक छत पर पहुंची तो छत पर चांद की हल्की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। छत पर आते ही कनक की बेचैनी कुछ कम हो गई मगर उसकी धड़कन तेजी से ही धक रही थी। कनक ने छत पर चारों तरफ नजर दौड़ाई फिर खुद को हल्की चपत लगाकर बोली हम भी ना कुछ भी सोचते रहते हैं वो यहाँ क्या करने आएंगे और वो भी इस वक्त। वो तो अपने कमरे में कनक कहते कहते रुक गईं क्योंकि दो मजबूत हाथों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कनक सिर झुकाकर मुस्कुराकर कहती हैं हमारे साहिब सोए नहीं अभी तक हमारा इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर साहब पीछे से कनक से चिपक गए और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया लेकिन कहाँ कुछ नहीं। कनक ने हाथ ऊपर किया और उनकी बालों को सहलाते हुए बोली क्या बात है आप सोए क्यों नहीं और ये बताएं आपको कैसे पता चला कि हम आए हैं। आज तो हमने पायल भी नहीं पहनी। तुम्हारे एहसास काफ़ी है मुझे तुम्हें पहचानने के लिए। तुम्हारी आहट भी दिल पहचान लेता है। डॉक्टर साहब ने वैसे ही कनक को थौमे हुए कहा वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्यों नहीं सोई अभी तक। कनक पलटकर डॉक्टर साहब को हग करके खड़ी हो गई। छत पर ठंडी हवाओं से कनक के बाल उड़ने लगे। कुछ देर एक दूसरे को महसूस करने के बाद दोनों के मन में मची उथल पुथल शांत हो चुकी थी। कनक डॉक्टर साहब से बोली साहेब हमें आपसे कुछ कहना है। हमन कहो। डॉक्टर साहब ने आंखें बंद किए हुए ही गहरी सांस लेकर कहा। कनक डॉक्टर साहब से अलग हुई और अपने बाल कान के पीछे करके नजरें झुकाए खड़ी हो गईं। डॉक्टर साहब कनक का गाल सहलाकर कहते हैं बोलो तुम्हें मुझसे हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। कनक ने कसकर अपनी आंखें बंद करी और हिम्मत जुटाकर कहने लगी वो दरअसल रावी की प्रेगनेंसी के बारे में हम पहले से जानते थे। हमें सागर भाई ने पहले ही बता दिया था। हम आपको बताना चाहते थे पर पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं कर पाए या सच कहें तो हम स्वार्थी हो गए थे। हमें लगा कहीं आप हमसे नाराज होगे तो कहते कहते कनक रोने लगी। डॉक्टर साहब ने उसका चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसके चेहरे पर आई लटों को उंगली से कान के पीछे करके बोले मुझे पता है कि तुम ये बात पहले से ही जानती हो क्योंकि दोपहर में सब ये सुनकर शॉक्ड थे मगर तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पता था। तभी मैं समझ गया था कि तुम सब कुछ जानती थी। कनक ने डॉक्टर साहब हथेलियों को अपने हाथ में लेकर कहा तो फिर आपने हमें कुछ कहा क्यों नहीं। शिकायत क्यों नहीं की कि हमने आपको कुछ बताया नहीं था। अब की बार कनक ने अपनी नजरें उठाकर डॉक्टर साहब की आंखों में देखकर कहा एक बार तुम्हें गलत समझने की बेवकूफ़ी कर चुका हूँ। दोबारा वही गलती करता तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। कनक मैं जानता हूँ कि तुम बिना वजह मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी तो जाहिर है इसके पीछे कोई खास वजह जरूर हो। ओह आपकी आंखें इतनी लाल क्यों है आप रो रहे थे क्या। कनक ने डॉक्टर साहब का चेहरा अपने हाथों में लेकर उनकी बात बीच में काटकर बेचैनी से पूछा नहीं तो वो शायद कुछ चला गया होगा इसलिए लाल हो गई होगी बस। डॉक्टर साहब ने कनक से नजरें चुराते हुए हकलाते हुए कहा और उसका हाथ अपने चेहरे से हटाकर बच्चों के जैसे पनी आंखों को रब करने लगे। कनक ने एक बार फिर डॉक्टर साहब का चेहरा हथेलियों में भरकर उनके फोरहेड पर किस करके कहा हम नहीं जानते कि आपकी आंखों से ये आंसू क्यों आए मगर ये हमें तब भी बेचैन कर चुके थे जब हम गहरी नींद में थे। तो आप झूठ ना ही कहें तो बेहतर है क्योंकि आप हमारी हर सांस में बसे हैं। अगर आप दुखी होते हैं तो हम भी खुश नहीं रह पाते। हम आपके पास आपके साथ भले ही ना रहे मगर हमारा मन आपके पास हमेशा होता है।
तो जब आप टेंशन में हैं तो हम चैन से कैसे बैठ सकते हैं, कहकर कनक मुस्कुराकर डॉक्टर साहब को हल्के से किस कर लेती है और कहती हैं, आपको तो झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता। आपकी शक्ल देखकर कोई भी पहचान जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए अब जल्दी से बताइए, हमारे साहेब किसके लिए इतना इमोशनल हो रहे थे, कनक ने कहा और डॉक्टर साहब की नाक पकड़कर खींच ली। आउच, कनक लग रहा है। हालांकि डॉक्टर साहब को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मगर कनक को परेशान करने के लिए अपनी नाक पकड़कर बैठ गए। वही हुआ, कनक ने परेशान होकर डॉक्टर साहब का हाथ हटाया और फूंक मारते हुए बोली। एपिसोड 107। वही हुआ, कनक ने परेशान होकर उनके सामने घुटनों पर बैठ गए। डॉक्टर साहब का हाथ हटाया और फूंक मारते हुए बोली, सॉरी साहेब, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? कनक को अंडस को इतना सीरियस देखकर डॉक्टर साहब ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाते हुए कहा, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, और शरारत से मुस्कुराने लगे। सॉरी, हमें नहीं पता था आपको इतना दर्द होगा, कहकर कनक ने डॉक्टर साहब की हथेलियां हटाकर डॉक्टर साहब को मुस्कुराते देखा तो नाक मुंह सिकोड़कर डॉक्टर साहब को देखते हुए बोली, आप ना बहुत बुरे हैं, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और आपको ये सब मजाक लग रहा है। ऐसा कौन करता है भला? आपको ना हमारी जरा सी भी कद्र नहीं है। कनक मुंह फुलाकर डॉक्टर के सीने पर मुके बरसाते हुए बोली। कनक का गुस्से से लाल चेहरा देखकर डॉक्टर साहब को बहुत हंसी आ रही थी। वो चाह कर भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और अपना पेट पकड़कर हंसते हंसते वही लोटपोट होने लगे। कनक ने जब उन्हें अपने ऊपर इतना हंसते देखा तो उसे चिढ़ मचने लगी। उसने डॉक्टर साहब को हंसने का मना करते हुए बोली, हम आपको जोकर दिख रहे हैं क्या? देखिए, आप ऐसे हम पर हंसेंगे तो। मगर डॉक्टर साहब माने नहीं, उन्हें कनक को चिढ़ाने में मजा आ रहा था। वो और जोर से हंसने लगे और छत के फ्लोर पर ही लेट गए। अब कनक को गुस्सा आ गया। वो अपने दांत मिसमिसाकर बोली, इन्हें हम पर बड़ी हंसी आ रही है तो हम भी बताते हैं। इस बार उसने अपना ब्रह्मास्त्र यूज किया और बोली, हमें आपके पास आना ही नहीं चाहिए था। आप ना बस हमें परेशान करते रहते हैं। हमेशा किसी ना किसी बहाने से आप हमें इतना परेशान करेंगे तो हम आपसे शादी ही नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब ने कनक की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए कनक का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया और उसके गुस्से से लाल हुए टमाटर जैसे गालों को खींचते हुए बोले, अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहले ही तुम मेरी आधी वाइफ बन चुकी है। तो क्या हुआ, हम ये रिंग निकाल देंगे तब तो, कहते हुए कनक अपनी रिंग निकालने लगती हैं। कनक की ये हरकत देखकर डॉक्टर साहब ने कनक की कलाई पकड़ी और उसकी पीठ के पीछे मोड़कर उसे अपने करीब खींचकर अपने सीने से सटाकर कनक के चेहरे के करीब होकर गुस्से में उसकी आंखों में झांककर बोले, शायद तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ, तभी ये सब बचकानी हरकत कर रही हो। लगता है मेरे गुस्से से डर नहीं लगता तुम्हें अब, है ना? अच्छा, तो आप हमें डरा धमका कर अपने साथ रखना चाहते हैं तो सुन लीजिए, हमें आपके गुस्से से डर नहीं लगता साहेब, प्यार से लगता है। कनक ने भी दबंग की रज्जों वाली स्टाइल में जवाब दिया। फिर अपनी भौहें चढ़ाकर बोली, हम करें तो बचकानी हरकत, और आप जो इतनी देर से हम पर हंसे जा रहे थे वो क्या? कनक के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गईं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उसकी गर्दन के पीछे अपना एक हाथ रखकर उसके होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया और दूसरे हाथ से उसकी मखमल से मुलायम कलाई को पकड़ रखा। कनक को डिपली किस करने लगे। कनक के चेरी जैसे लिप्स को बेरहमी से बाइट करने लगे। कनक बस आंखें बंद करके उनका साथ दे रही थी। जब 10 मिनट तक भी कनक ने डॉक्टर साहब से छूटने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो भी पैशनेट होकर उनका बराबर साथ दे रही थी, तो डॉक्टर साहब ने खुद ही कनक को छोड़ दिया। उन दोनों की सांस अनियंत्रित चल रही थी। कनक ने बड़ी ही बेशर्मी से अपने लिप्स पर जीभ फेरी और जीभ चटकाकर बोली, चटटा, मजा आ गया पता है। हम ना बहुत दिनों से आपकी ये वाली किस मिस कर रहे थे।
आप जब ऐसे हक जताकर वाइल्ड किस करते हैं तभी हमें लगता है कि आपने हमें किस किया, वरना तो कुछ दिनों से बच्चों वाली फीलिंग आ रही थी, लगता ही नहीं था कि आप हमें किस कर रहे हैं। कनक बेख्याली में बड़ करे जा रही थी, उसे तो पता भी नहीं चला कि वो क्या क्या बोल गईं। डॉक्टर साहब शॉक्ड होकर बस कनक को ही देखे जा रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कनक ऐसी बेहकी बातें क्यों कर रही हैं। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़कर कनक का माथा छूकर कहा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या नशा वशा करके आई हो? नहीं, हम तो बस पानी पी कर आए हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी आंखें छोटी करके कनक को देखा, जब तुम पानी पीकर आई हो तो फिर ना क्यों बोल रही हो? डॉक्टर साहब ने कनक से पूछा तो कनक ने उनकी बात नज़रअंदाज करके कहा, हमें और चाहिए, हमें फिर से करना है। डॉक्टर साहब ने नासमझी में पूछ लिया, क्या चाहिए और क्या करना है? कनक ने बहुत धीमी आवाज में कहा, शिशिश धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। डॉक्टर साहब फ्रस्ट्रेटेड होकर बोले, क्या बोल रही हो, कौन सुन लेगा? अरे वो, कनक ने चांद की तरफ इशारा करके कहा। डॉक्टर साहब कनक को कुछ कहने ही जा रहे थे, तभी उन्हें कुछ याद आते ही बोले, कनक तुमने। डॉक्टर साहब कह ही रहे थे कि कनक ने उनके लिप्स पर उंगली रखकर बोली, बीवी ये ना। बीवी बोलिए, कनक की उत्सी स्माइल के साथ बोली। डॉक्टर साहब ने अपनी आईब्रो रब करते हुए कहा, हाँ वही। वही नहीं बीवी, कनक ने मुंह बनाकर कहा। ओके बीवी, तुमने पानी ही पिया था ना? कनक जल्दी जल्दी गर्दन हिलाकर हाँ कहती हैं। फिर डॉक्टर साहब बोले, वो ऑरेंज बोतल का? कनक ने फिर वैसे ही हाँ कहा। तो डॉक्टर साहब ने अपना सिर पिट लिया, अरे पागल लड़की, वो पानी नहीं भांग थी जो होली के लिए लेकर आया था मैं, तुम्हें टेस्ट अजीब नहीं लगा क्या? हाँ लगा था, तभी तो हमने 2 घूंट ही पिए, कनक फिंगर से 2 दिखाकर बोली। डॉक्टर साहब ने गहरी सांस लेकर अपना सिर जमीन पर टेक लिया और मन में खुद से बोले, अच्छा हुआ 2 ही घूंट पिए तो इतनी वाइल्ड हो गई, अगर थोड़ा ज्यादा पी लेती तो क्या करती? डॉक्टर साहब अपनी सोच में गुम थे। तभी कनक उन्हें हिलाकर कहती हैं, करिए। डॉक्टर साहब बोले, क्या? कनक ने लिप्स का ओ बनाकर कहा, किस। डॉक्टर साहब कनक को आंखें फाए देखते रहे। एपिसोड 108। फिर मन में सोचे, गॉड क्या करूं, अभी किसकी डिमांड कर रही है? थोड़ी देर बाद कुछ और बोलेगी, इससे बेहतर है मैं इसे नीचे भेज दूं। और कनक को समझाते हुए बोले, देखो कनक, तुम एक काम करो, अभी नीचे जाकर सो जाओ, हम सुबह डॉक्टर साहब की बात पूरी भी नहीं हुई कि। कनक गर्दन हिलाकर कहती हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें अभी किस करना है, मतलब करना है, समझे आप? कनक बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली। डॉक्टर साहब ने कनक को किस किया और फिर बोले, अभी ठीक है, जाओ अब जाकर सो जाओ। कनक ना में सर हिलाकर बोलती है, नहीं ये पहले जैसी नहीं थी, हमें वैसी करनी है जैसे हमने पहले की थी। डॉक्टर साहब ने कनक से कहा, देखो कनक। फिर से कनक, हमने कहा ना आपसे कि हमें बीवी कहिए। अब की बार डॉक्टर साहब ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कनक को डांट कर कहा, शट अप कनक, अब एक भी शब्द और मत कहना, समझी? चुपचाप जाकर सो जाओ नीचे। कनक ने बच्चों के जैसे होंठ निकालकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब ने कनक को रोते देख उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, अरे चुप हो जा मेरी माँ। अच्छा सॉरी बाबा, सॉरी, चुप हो जाओ, तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा, मगर प्लीज़ अभी चुप हो जाओ। डॉक्टर साहब बहुत प्यार से अपने कान पकड़कर कनक को चुप कराकर कहा। कनक ने अपने आंसू पोंछे, आज स्माइल करती हुई डॉक्टर साहब से बोली, तो फिर सबसे पहले आप हमारी आइसक्रीम वापस कीजिए। अब डॉक्टर साहब कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने कनक की कौन सी आइसक्रीम ले ली, मगर इस वक्त कनक से कुछ भी पूछना किसी जंग छेड़ने से कम नहीं था। इसलिए उन्होंने स्टाइल से कनक से कहा, हाँ ठीक है ना, मैं तुम्हारी आइसक्रीम वापस कर दूंगा, पर क्या तुम मुझे बताओगी कि वह कौन से फ्लेवर की थी? कनक ने कहा, उसके लिए तो हमें ध्रुव के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही तो लेकर आया था हमारे लिए जो आपने उसके हाथ से छीन कर फेंक दी थी।
डॉक्टर साहब ने अपना फोरहेड मसलते हुए कनक से पूछा, कनक सॉरी बीवी, तुम कब की बात कह रही हो? अब कहीं जाकर कनक डॉक्टर साहब के ऊपर से उठी और आलती पालती लगाकर बैठते हुए एक उंगली से अपना गाल टैप टैप करते हुए सोचने की पोजीशन में बैठ गई और फिर चुटकी बजाकर बोली, अरे हाँ, याद आया, जब हम छोटे थे और आपके घर के पास एक घर था, वह बड़ा वाइट कलर का बंगला जिसमें ध्रुव रहता था और हम अच्छे फ्रेंड थे। वो हमेशा हमारे लिए गिफ्ट लाता था और आप हमारे सारे गिफ्ट तोड़ दिया करते थे। उसने हमें हमारी फेवरेट आइसक्रीम भी लाकर दी थी जो आपने गिरा दी थी। हमें वही आइसक्रीम चाहिए और अभी चाहिए, वरना हम फिर से रोने लगेंगे। इसी तरह करीब 2 घंटे तक कनक उल जलूल बातें करके डॉक्टर साहब को परेशान करती रही। आखिर में जब उसे नींद आने लगी तो वह थक कर डॉक्टर साहब के बगल में लेटकर उनके हाथ को तकिया बनाकर सर रखकर सो गई। कनक के सो जाने के बाद डॉक्टर साहब ने गहरी सांस ली और रिलैक्स होकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। फिर कनक का मासूम से चेहरा देखकर उसके फोरहेड पर किस किया और गाल सहलाते हुए बोले, आज जितना तुमने मुझे परेशान किया है बीवी, कल इसका सुद समेत तुम्हें वापस करूंगा, क्योंकि डॉक्टर मेहरा किसी का उधार नहीं रखता। फिर डॉक्टर साहब ने कनक के लिप्स पर सॉफ्ट किस की और उसे गोद में उठाकर रावी के रूम में ले जाकर बेड पर लेटाते हुए ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और अपने रूम में जाकर सो गए। मगर डॉक्टर साहब को नींद नहीं आई, जिसका कारण था कनक का ध्रुव के बारे में जिक्र करना। अब कनक के मुंह से किसी लड़के का नाम सुनने के बाद डॉक्टर साहब को चैन कैसे पने वाला था। सुबह का समय, कपिल का अपार्टमेंट। धानी को अपने चेहरे पर कपिल की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। धानी ने कसमसाकर अपनी आंखें खोली और कपिल का हैंडसम चेहरा देखकर मुस्कुराकर उसके लिप्स पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पतिदेव, और खुद को चादर में लपेटकर बाथरूम में चली गईं। धानी के उठते ही कपिल ने ब्लैंकेट और ऊपर खींचा और पलटकर पेट के बल सो गया। धानी नहाकर रेडी होकर आई तो कपिल को सोते देख उसके पास आकर बैठ गईं। धानी कपिल की खुली पिठ पर उंगलियां चलाने लगी, जिससे कपिल को गुदगुदी होने लगी। उसने धानी का हाथ पकड़कर झटके से पलट गया, जिससे धानी सीधे बेड पर उसके बगल में आ गिरी। कपिल ने धानी के सीने पर सर रखते हुए उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। धानी कपिल से बोली, लकी जी छेड़िए, मुझे नाश्ता बनाना है, आज सुधा दी नहीं आएंगी तो हम बाहर नाश्ता कर लेंगे। कपिल ने वैसे ही धानी को अपनी बाहों में पकड़े हुए आंखें बंद किए हुए ही कहाँ उठिए ना, हॉस्पिटल के लिए देर हो जाएंगी। कपिल ने आंखें खोली और धानी के ऊपर आकर बोला, नहीं आज हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आज कहीं घूमने चलते हैं, आज की मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और इमरजेंसी होगी तो सौरभ देख लेगा। कपिल ने धानी का पानी से भीगा हुआ माथा चूमकर कहा, नहीं मुझे हॉस्पिटल जाना है, कल भी मैं नहीं जा पाई थी और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, आपको मैं नहीं तो किसी और के साथ चले जाएं, एक लड़की के लिए आप अपनी छुट्टी तो नहीं खराब कर सकते हैं। धानी कपिल को टोंट मारती हुई कहती हैं। कपिल समझ जाता है कि धानी उसे कल वाली बात के लिए सुना रही हैं, तो कपिल धानी को जेलस करने के लिए कहता है, ओको देन तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप करके रूबी के साथ चला जाऊंगा। धानी बुरी तरह चिढ़ जाती हैं और रूबी के नाम से तो उसके तन बदन में आग लग जाती हैं। वो कुछ या कर तो नहीं पा रही थी, मगर उसे इतना बुरा लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ कहे उठने लगी। कपिल ने उसे रोते देखा तो उसे समझ आया कि उसके मजाक करने से धानी हट हो गई, तो कपिल झुककर धानी के लिप्स पर किस करने लगता है। धानी अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसकी आंखों के कोनों से आंसू की बूंद बह निकलती है। 10 मिनट बाद कपिल धानी के लिप्स छोड़कर कहता है और आराम से धानी से कहता है, धानी मैं नहीं जानता लोग प्यार में जान क्यों दे देते हैं, शायद उनकी मजबूरी होती होगी कुछ,
मगर मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, हर रात तुम्हें बाहों में भरकर सोना चाहता हूँ, हर सुबह तुम्हारा चेहरा देखकर उठना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा तुम मुझसे प्यार करती हो। अपना प्यार साबित करके मैं एक बार मरूंगा और मुझे याद करके तुम हर दिन हर पल तो तुम्हें अपनी याद में पल पल मरते नहीं देख सकता। मेरा प्यार तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होगा। तुम मेरी वन एंड ओनली चॉइस हो, समझी बुध। मैं बस तुम्हें टिस कर रहा था। एपिसोड 109 मेहरा मेंशन। रावी का कमरा। कनक दुनिया से बेखबर सुकून से सोई थी। रावी सुबह जल्दी ही उठकर रेडी हो चुकी थी, क्योंकि आज उसे सागर के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था। रावी जब नीचे आई तब सागर हॉल में बैठकर आलोक जी से बात कर रहा था। सागर ने रावी को सीढ़ियां उतरते देखकर इशारे में आराम से नीचे आने को कहा। फिर सागर आलोक जी से कहता है, डैड अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं रावी से कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ, क्योंकि शादी की हजार रस्में होती है और ऐसी हालत में रावी के लिए ये सब रस्में उसे बहुत थका देगी और मैं भी नहीं चाहता कि रावी ज्यादा परेशान हो, तो हम सिंपली शादी कर लेते हैं। आखिरी लाइन उसने बहुत धीरे से कही। आलोक जी ने मुस्कुराकर सागर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम जानते हो सागर, जब भी मैं बिजनेस मीटिंग्स में जाता हूँ तुम्हारे बारे में किसी ना किसी के मुंह से सुनता ही था, तो मेरी दिली ख्वाहिश थी तुमसे पर्सनली मिलना, लेकिन देखो आज तुम मेरे दामाद बनने जा रहे हो। पर सागर, मैं अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहता, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी डैड, सागर ने आलोक जी की हाँ में हाँ मिलाकर कहा। कपिल ने धानी की नौस से अपनी नौस रब करके कहा। धानी, आई वॉन्ट टू से समथिंग। धानी ने बस हमन कहा। कपिल ने धानी के आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू। धानी ने कपिल के गले में बाहें डालकर उसके होठों पर किस करके बोली, आई लव यू टू, आई लव यू सो मच लकी जी, और दोनों मुस्कुराने लगे। धानी ने लंबी सांस लेकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप कभी मुझसे प्यार करेंगे, लेकिन मैं आपसे तभी प्यार कर बैठी थी जब हम पहली बार मिले थे, मगर कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी धानी का फोन बजने लगा। धानी ने देखा हॉस्पिटल से कॉल है तो वो कॉल पिक कर लेती है। सामने से नर्स कहती है, मैम आप क्लिनिक कब तक आएंगी? वो डॉक्टर मेहरा की सिस्टर की अपॉइंटमेंट है, कब का टाइम? धानी कपिल को कुछ इशारा करती है, जिसे समझकर कपिल धानी के ऊपर से हट जाता है और वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। धानी उस नर्स से बात करके किचन में चली जाती हैं। कनक की जब आंख खुली तो उसका सर भारी होने लगा। वो उठकर अपना सर पकड़कर बैठ गईं। डॉक्टर साहब कनक के सामने नींबू पानी का गिलास करके उसके पास ही बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब को सुबह सुबह ऐसे अपने सामने देखकर कनक सहम जाती हैं और हकलाते हुए कहती हैं, आप यहाँ इतनी सुबह? डॉक्टर साहब अपने हाथ फोल्ड करके आंखें छोटी करके कनक को घूरने लगे। एपिसोड 110 यहाँ से मतलब ये रावी का कमरा है, डॉक्टर साहब एक्सप्रेशन लेस होकर बोले। तब कनक को याद आया कि वह कल रात वो मेहरा मेंशन में ही रुके हुए थे। कनक, तुम्हारी पायल कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? डॉक्टर साहब ने एकदम कनक के पैरों की तरफ इशारा करके पूछा। कनक ने अपने पैर देखे और कमरे में नजरें दौड़ाकर देखकर बोली, पायल वो तो हमने यहीं रखी थी। कनक ने टेबल की तरफ इशारा करके कहा। अभी पायल कहाँ है? कनक, डॉक्टर साहब कड़क आवाज में बोले। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। हमने कहा ना, हमने यहीं तो रखी थी, अभी हमें नहीं पता कहाँ है। फिर कनक ने पलकें झपकाई और कसकर आंख बंद करते हुए अपना माथा पकड़कर खुद से बोली, हमारा सिर क्यों दर्द कर रहा है? क्योंकि कल तुमने भूल से पानी समझकर भांग पी ली थी। डॉक्टर साहब से देखते हुए ही बोले। व्हाट भांग? कनक हैरत से चिल्लाई। डॉक्टर साहब ने कनक की तरफ देखकर कहा, हाँ भांग, और अच्छा ही हुआ, वरना मुझे कैसे पता चलता कि मेरी होने वाली बीवी को 15 साल पहले के मेरे पड़ोस में रहने वाले ध्रुव की दी हुई आइसक्रीम याद है।
मगर मेरी दी हुई पायल वो एक रात पहले कहीं रखकर भूल गई है ना। कनक डॉक्टर साहब नाराजगी से बोले। नहीं साहेब, वो हमें अच्छे से याद है, हमने यहीं रखी थी। कनक समझाने की गर्ज से कहती हैं, मगर अपने सिर दर्द से बेहाल बेचारी कुछ कह भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर साहब ने कनक की बाहें मजबूती से पकी और उसे बेड पर पटकते हुए उसके ऊपर झुककर बोले, अगर यहीं रखी थी तो उसे टेबल निगल गई क्या? या तुम्हें याद नहीं कि तुमने कहाँ रखी थी? कनक डॉक्टर साहब के गुस्से को देखकर घबराने लगी। डर से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। शश शायद हमने कहीं रख कर और धा ध्यान। कनक ने हकलाते हुए इतना ही कहा कि डॉक्टर साहब भौहें चढ़ाकर गुस्से से लाल आंखों से कनक की आंखों में झांककर बोले, ओ भूल गई? अच्छा, तुम ये तो नहीं भूली जब तुम छोटी थी तब मेरे घर के पास एक घर था, वह बड़ा वाइट कलर का बंगला जिसमें ध्रुव रहता था और तुम और वो अच्छे फ्रेंड थे। वो हमेशा तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता था और मैं तुम्हारा सारे गिफ्ट तोड़ दिया करता था। उसने तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी लाकर दी थी जो मैंने गिरा दी थी। ये सब तो तुम आज तक नहीं भूली। कनक हैरानी से डॉक्टर साहब को देखने लगी। अब उसे सारा माजरा समझ आ गया। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।